इमरान खान साहब के दो केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में ज़मानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे, गालिबन एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर ज़मानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले ज़मानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा, और इसका वक्त है 11:30 बजे। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियाँ जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फ़र्ज़ करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने रब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत ऐवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे, वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बाद वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहाँ से लेकर चले गए। नादरीन, जो मामला शुरू हुआ था ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने से, वो मामला ऐसा लगता है कि ईरान में तो हुकूमत नहीं गिरी, ना हुकूमत तब्दील की जा सकी। सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं की तरह का उनका बेटा आ गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे काबिल कबूल नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुज़ाकरात की बात भी करता है। लेकिन मामला ये है कि जहाँ पे हुकूमत ईरान की गिराई जानी थी, जो 2 हुकूमतें ये काम करने के लिए चली थी, एक अमेरिका और एक इसराइल, वो दोनों खतरे में पड़ गई। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और इसराइल में नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि इन दोनों मुल्कों ने ईरान में रजीम तब्दील करना था, लेकिन इनके अपने रजीम खतरे में आ गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है, और अमेरिका के मीडिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालफत पैदा हो चुकी है, और किसी सूरत भी डोनाल्ड ट्रंप अब इस पोजीशन में नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन जीत सके। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार एक तलवार लटक रही है
कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा किया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद भी कहा कि मेरी इंपीचमेंट हो सकती है, और इसकी वजह सिर्फ ये जंग नहीं है, एप्स्टीन फाइल और उसके बाद बनने वाली सिचुएशन और फिर पूरे अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल देना जिससे ना सिर्फ अमेरिका को शर्मिंदगी हुई बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, और अमेरिका के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और खलीजी ममालिक में अमेरिका की जड़ें वो उखड़ गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के खाते पड़ेगा। तो हालत यह है डोनाल्ड ट्रंप की कि अब वो मुल्कों से मदद मांगते फिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मुल्कों से मदद मांगी। देखिए ना, एक वक्त ऐसा था कि अमेरिका किसी मुल्क से बात करता था, मदद मांगता था, तो वो बड़ा ऑनर फील करते थे। ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट अगर आप देख लें, ये कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नया नया अमेरिका का सदर बना, तो यही ज़ेलेंस्की जो है, ये जब व्हाइट हाउस में आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफ़ी शर्मिंदा किया था, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई थी। आज वही ज़ेलेंस्की जो है उससे मांगे जा रहे हैं कि हमें ड्रोन दें, हमारी मदद करें, और उसके बदले में उसको भी कुछ चाहिए। अब वो एक बेहतर डील चाहता है। एक दौर था कि अमेरिका ये कह रहा था कि यूक्रेन के जितने भी मिनरल्स हैं उस पर हमारा हक है, हमें वो दिए जाएं, और आज सूरत हाल क्या है। ये तो चले यूक्रेन की बात है, लेकिन अमेरिका ने जिन 5 बड़े ताकतवर मुल्कों से मदद मांगी उनमें एक चाइना है, एक फ्रांस है, एक बरतानिया है, एक जापान है और एक जनूबी कोरिया। इनसे मदद मांगी, चाइना ने साफ इनकार कर दिया। फ्रांस ने कहा जी हमने तो अपने हथियार नहीं भेजे। बरतानिया का स्टेटमेंट भी मुबहम सा है, वो इस लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते, वो पहले ही मना कर चुके थे। जापान ने कोई अभी तक जवाब दिया नहीं, और कोरिया ने भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो आप अंदाजा करें कि जिन मुल्कों से डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लेकर मदद मांगी वो मुल्क भी जवाब नहीं दे रहे, और जो रिजीम तब्दील करने चले थे उनका अपना रिजीम खतरे में पड़ गया। अब आ जाए नेतन्याहू पे, तो नेतन्याहू गायब है, इसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले साल आपको याद है जब ईरान ने बमबारी की थी, तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहां पे हूं, और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया। लेकिन 2-3 पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है। बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू ठीक भी हो या जख्मी हो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो हो, लेकिन आप कुछ जंग के माहौल में कंफर्म कर नहीं सकते। सामने क्यों नहीं आ रहा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है नेतन्याहू जख्मी हो, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, खासतौर पे एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हुई है जिसने खड़े होकर बताया कि नेतन्याहू का ये घर है, इसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ, और जिस वक्त अटैक हुआ नेतन्याहू यहां था, यह दावा किया गया। अब या तो नेतन्याहू जख्मी है, या वो मारा गया है, या वो अपनी जान बचाने के लिए हाई सिक्योरिटी के अंदर है, जहां से वो अपनी वीडियो भी जारी नहीं करना चाह रहा फिलहाल, और नेतन्याहू शायद किसी पे भरोसा नहीं कर रहा। अमेरिकन मीडिया ने जो फैक्ट्स अब तक बताए हैं उनके मुताबिक अमेरिका ये जंग जीत नहीं रहा, और ये सौदा अमेरिका में नहीं बिक रहा कि ये अमेरिका की जंग थी। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये जंग अमेरिका की नहीं, बल्कि अमेरिका इस जंग में इसराइल की वजह से उतरा है, और डोनाल्ड ट्रंप के उतरने की वजह यह बताई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल का खतरा था, और इस खतरे ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में उतरने पर मजबूर किया। नाजरीन, एक बार बार बात की जाती है कि भारतीय टैंकर्स को ईरान ने गुजरने दिया, और भारत के साथ ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत पाकिस्तान का, पाकिस्तान में कई लोग ये गेम उठाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में चंद किस्म के लोग हैं जो ईरान की मुखालफत बिला वजह ही कर रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो मौजूदा मिलिट्री रिजीम के बेनिफिशरी हैं। मौजूदा जो मिलिट्री रिजीम है ना, वो ये समझता है कि उनका इक़्तिदार तब तक बाकी रह सकता है जब तक वो ट्रंप को खुश रखेंगे। तो ट्रंप को खुश रखने के लिए ईरान को खुश ना रखना जरूरी है, ईरान की मुखालफत करना जरूरी है। तो उनके जितने भी बाल बच्चे हैं ना, या बच्चे जो मुड़े हैं, वो सारे के सारे ईरान के खिलाफ बिला वजह हुए। दूसरा, एक शिया सुन्नी का भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, उस बुनियाद पे भी कई लोग बिला वजह ईरान के खिलाफ हैं, और एक बुग्स के अंदर जो है वो आपस में डले हुए हैं। ये अफसोसनाक है, लेकिन ये हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते। तो अब यहां पे एक अधूरी खबर दी गई जनाब के 2 भारतीय टैंकर्स को गुजरने की इजाजत दी ईरान ने। नहीं, वो एक सौदेबाजी हुई है। असल खबर ये है, जो फैक्ट चेक कर लेते हैं उसमें वो ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मत से सिर्फ 2 भारतीय टैंकर्स को गुजरने की इजाजत दी है, और इस शर्त पे दी है कि भारत इसके बदले में उन 3 ईरानी टैंकर्स को ईरान वापस भिजवाएगा जिन्हें भारत ने 10 फरवरी को अमरीकी ईमा के ऊपर जब्त कर लिया था।
भारत ने पकड़ लिए थे 3 टैंकर ईरान के, अमेरिका के कहने पे। अब यहां से ईरान 2 टैंकर छोड़ा भारत के और वो 3 टैंकर वापस आएंगे। ये सौदेबाजी है। अधूरी खबर देकर ये कोशिश की जा रही है कि जैसे भारत और ईरान मिल गए और पाकिस्तान पे पता नहीं हमला करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ना ही ईरान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, ना ही वो अरब ममालिक पे हमला कर रहा है। वो ये कहते हैं कि ये हमले कोई और कर रहा है, हम सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जिनको चलाया ही नहीं था। ये बात पहले ऐसा लगता था कि ईरान ने अभी तक क्यों नहीं चलाया, शायद ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें साबित हो रही हैं। पहली मरतबा ईरान ने सजील मिसाइल फायर किया है। बड़ा एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल है और 2000 किलोमीटर तक जाके ये मार करता है। तो ये पहली मरतबा सजील मिसाइल उन्होंने चलाया और इसकी वीडियो भी जारी की। उन्होंने दिखाया ये हमारा बड़ा कामयाब मिसाइल है और ये जाके हिट करेगा।